पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारे होम ग्राउंड सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहाँ पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनको उनका किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं रोकूंगा नहीं तो रुकेगा नहीं। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। आत्मनिर्भरता के बैनर के तले आज हम क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर भी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 दिन पहले एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाज़ा आज पाकिस्तान को हो चुका है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, I will deliver my speech in Hindi. Not only Hindi, but English. Chief of Naval Staff, Admiral D.K. Tripathi, Defense Secretary, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Defense Secretary Sri Rajesh Kumar Singh, DD R&D and Chairman DRDO, Dr. Sameer V. Kamath, Vice Chief of Army Staff, Lieutenant General Yanas Raja Subramani, Sri Sanjeev Puri, President CII, Sri Baba Kalyani, Founder President SIDM, Sri Chandrajit Banerjee, Director General CII, industry leaders, young entrepreneurs, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की समिट में आने का आदेश मुझे प्राप्त हुआ था आपके CII के प्रेसिडेंट मिस्टर संजय पुरी और बाबा कल्याणी। मैंने कहा कि दो बड़ी हस्तियों का आदेश है, इसलिए मुझे निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जाना चाहिए।
और आज मैं आप सबके बीच यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। और इस कार्यक्रम में आकर सचमुच मुझे आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का उत्साह देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को भारत के दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बधाई देता हूँ। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं आप सभी के बीच आया था तब हमारी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर थी, पर आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आप सभी को हमारी इकोनॉमी के 4थे नंबर की इकोनॉमी बनाने की बधाई दे रहा हूं। मुझे लगता है कि आगे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार जब मैं आप सभी के बीच आऊं तो मैं नई बधाई के साथ आप सबके बीच आऊं, ऐसी मेरी बस कामना है, यही हमारी इच्छा है। और मैं कामना ही नहीं करता हूं बल्कि आप लोग ऐसा करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इससे पहले भी मुझे कई बार आप सबके बीच आने का अवसर मिला है और हर बार जब मैं आपके बीच आता हूं तो आपकी एनर्जी और आपको देश को आगे ले जाने कि आपकी डेडिकेशन देखकर सचमुच मैं केवल इम्प्रेस ही नहीं होता हूं बल्कि मैं बहुत ही उत्साहित होता हूं। साथियों, CII सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह वह पावर हाउस है जिसने भारत की इंडस्ट्रियल स्पिरिट को एक शेप दिया है, एक आकार दिया है। देश भर में लाखों इंटरप्राइजेज को जोड़ने, पॉलिसी फ्रेमवर्क को दिशा देने और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में CII की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है। CII केवल बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है बल्कि मैं मानता हूं कि एक विजन को रिप्रेजेंट करता है और वह विजन है इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन हब। साथियों, यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति इंडियन एंटरप्राइज का एक सिंबल है। आपने इस समिट का नाम बिजनेस समिट 2025 रखा हुआ है, लेकिन मैं इसे देश की स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और सेल्फ रिलायंस की समिट मानता हूँ। आप सब वो लोग हैं जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा में एक इंजन की तरह काम किया है, पावरफुल इंजन की तरह आपने काम किया है। साथियों, आपने इस समिट की थीम रखी है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इंडिया फर्स्ट। मैं सबसे पहले इस थीम को चुनने के लिए CII को हार्दिक बधाई देता हूं। और यह थीम महज 4 शब्दों का है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है और बहुत ही व्यापक है। यह एक ऐसा विषय है जिसकी बॉडी छोटी है लेकिन आत्मा बहुत विशाल है। साथियों, मैं अपनी बातचीत की शुरुआत इस थीम से ही करूंगा। और आप सब तो जानते ही हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। और ट्रस्ट कोई टेक्निकल टर्म नहीं है बल्कि एक इमोशन है और एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारी पर्सनल लाइफ से शुरू होकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक जाता है। यह ट्रस्ट ही है जो हमें इंसान बनाता है। फैमिली, सोसाइटी, इकॉनमी और नेशन, हर लेवल पर ट्रस्ट ही है जो हमें जोड़ कर रखता है। हमारे जीवन में जो सबसे नायाब, जो सबसे कीमती चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट को मैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ। और यह मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने अनुभव की बात आप सबके सामने रख रहा हूँ। हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हमारे पास भले ही कुछ न हो पर हमारे पास एक भरोसेमंद, एक ट्रस्टवर्दी इंसान होता है तो हमें लगता है कि अब हम कंप्लीट हैं, अब हम परफेक्ट हैं। वह चाहे परिवार हो, समाज हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो या कहीं और हो। कोई व्यक्ति भले ही वह योग्यता थोड़ी कम रखता हो, भले ही वह नॉलेज थोड़ी कम रखता हो, भले ही उसके अंदर स्किल्स कुछ कम हों,
लेकिन अगर वह ट्रस्टवर्दी है तो समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी निधि है, आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट है। साथियों, हमारे यहाँ ऋषियों मनीषियों ने अगर स्वदेशो भुवनत्रयम यानी 3 लोक ही हमारा स्वदेश है, हमारा परिवार है, यह अवधारणा दी है तो उन्होंने एक तरह से मानव मात्र और जड़ चेतन के प्रति ट्रस्ट की ही बात की है। राजा दशरथ ने अगर प्राण जाहु पर बचन न जाइए कहा तो यह वचन विश्वास का ही प्रतीक है। एक बार आपने किसी को वचन दे दिया तो सामने वाला आपके वचन को सिर्फ इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे आपके ऊपर विश्वास है कि आप वह वचन किसी भी सूरत में तोड़ेंगे नहीं। भारत ही क्यों, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन, पूरी मानव सभ्यता के विकास की चर्चा करें तो ट्रस्ट आपको एक की कंपोनेंट के रूप में दिखाई देगा। प्रारंभ में जब गांवों का विकास हुआ, एग्रीकल्चर का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, तो ह्यूमन रिलेशंस के डायनेमिक्स पर ही आधारित था। बाद में नेशन स्टेट्स आए और उनके बीच भी नए नए प्रकार के रिश्ते बनते रहे, जिसका मूल आधार इंटरनेशनल ट्रस्ट ही था। पर आज के बदलते समय में हम देख रहे हैं कि आज के इंटरनेशनल सिनेरियो में कहीं ना कहीं ट्रस्ट का वो महत्वपूर्ण फैक्टर घटता नजर आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भले ही दुनिया 2 पोल्स में बंटी रही हो, लेकिन एक किस्म की स्टेबिलिटी फिर भी कहीं ना कहीं थी, एक प्रेडिक्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थी। पर अब पिछले कुछ डिकेड्स में, खासकर 90 के डिकेड्स के बाद से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक अलग तरह की फ्लूइडिटी आ गई है। एक तरफ तो राष्ट्रों के बीच के आपसी रिलेशंस टूट रहे हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नए इक्वेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पूरे विश्व में एक अनसर्टेनिटी का माहौल नज़र आ रहा है, जगह जगह कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। वैसे तो इसके कारण अनेक हो सकते हैं, पर आज की इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी का जो फंडामेंटल कारण है वह है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी विश्वास में कमी। साथियों, इसके ठीक विपरीत अगर हम अपने देश को देखें तो हमारी यह कोशिश रही है कि देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनिटीज़ और इकोनॉमिक सेगमेंट्स के बीच ट्रस्ट का एक मजबूत इन्वायरमेंट बने। यह हम लोगों की कोशिश रही है और इन एफर्ट से हमने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है, जिनके कुछ उदाहरण मैं आप सबके सामने यहाँ रखना चाहता हूँ। पहले उदाहरण के रूप में मैं आप सभी से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जिक्र करना चाहूँगा। एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म जिसमें हमने न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही बेहतर बनाया है, बल्कि सेंटर और स्टेट्स के बीच के संबंधों को भी सही मायनों में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बल दिया है। यह केवल एक टैक्स सिस्टम नहीं है, बल्कि एक नेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मॉडल है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच ट्रस्ट के फाउंडेशन पर यह बना हुआ है। आज सेंटर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फेडरल ट्रस्ट को बढ़ावा देते हुए समान रूप से GST के प्लेटफॉर्म पर हैं। साथियों, ट्रस्ट बिल्डिंग का दूसरा बड़ा उदाहरण है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के क्षेत्र में UPI एक गेम चेंजर के रूप में उभर कर आया है। यह केवल टेक्नोलॉजिकल सक्सेस नहीं है, बल्कि एक बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जहां आम नागरिक से लेकर बड़े कारोबारी तक एक ट्रांसपेरेंट और सिक्योर सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। आज दुनिया के कई देश इस मॉडल को रिप्लिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह भारत के डिजिटल लीडरशिप का यह प्रमाण है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमने क्रॉस सेक्टोरल इंक्लूसिव ग्रोथ को न केवल प्रूफ किया है, बल्कि इसे पूरी दुनिया के सामने एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज
जब वैश्विक स्तर पर इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशन बनी है, तब भी हमारा और आपका यह भारत अपनी पूरी एनर्जी और सिनर्जी के साथ वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। साथियों, जब मैं आपके सामने मौजूद हूं तो मुझे यह कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। और यह केवल कोई इकॉनमी की साइज बढ़ने भर की बात नहीं है, यह दुनिया का भारत पर और भारत का अपने ऊपर लगातार बढ़ते हुए भरोसे की, विश्वास की बात है। हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट भी आप सभी ने देखी होगी। वह मूडीज की रिपोर्ट भी इस बात को हाईलाइट करती है कि कैसे भारत अपनी स्ट्रांग डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर्स जैसे प्राइवेट कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बदौलत ग्लोबल डिसरप्शंस को न केवल ओवरकम कर रहा है बल्कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आज हम उन चुनिंदा देशों में हैं जिनकी इकोनॉमिक रेजिलियंस और पॉलिसी स्टेबिलिटी पर ग्लोबल कॉन्फिडेंस यानी वैश्विक विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी यह भारत की केवल विकास यात्रा नहीं है, यह भारत की विश्वास यात्रा है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी होती है कि भारत के लगातार आगे बढ़ती यात्रा में देश का डिफेंस सेक्टर भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 1 दशक में सरकार के द्वारा लिए गए कई इनिशिएटिव्स के कारण भारत का डिफेंस सेक्टर एक नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है। 10-11 साल पहले जहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 43,000 करोड़ हुआ करता था, वही आज बढ़कर 1,46,000 करोड़ तक के रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंच चुका है। और हम सब के लिए संतोष की भी बात है, गौरव की भी बात है कि इसमें 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इसके साथ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो 10 साल पहले 1,000 करोड़ रुपये से भी कम हुआ करता था, 600-700 अप्रॉक्सीमेटली 600-700 करोड़, वो आज मोर देन 24,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। आज सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारे सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज भी दुनिया के 100 से ज़्यादा कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं। साथियों, आज देश में 16,000 से अधिक एमएसएमई डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। मोर देन 16,000 से अधिक एमएसएमई डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। ये छोटी कंपनियां हमारी सप्लाई चेन की बैकबोन बन चुकी हैं और ये न केवल आत्मनिर्भरता की हमारी जर्नी को मजबूत कर रही हैं बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। आज हम सिर्फ फाइटर प्लेन्स या मिसाइल सिस्टम नहीं बना रहे हैं बल्कि हम न्यू एज वारफेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमारे होम ग्रोन सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहाँ पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं रोकूंगा नहीं तो रुकेगा नहीं। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए।
शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। आत्मनिर्भरता के बैनर के तले आज हम क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर भी लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस, अनमैन्ड सिस्टम्स और स्पेस बेस्ड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत की पकड़ अब ग्लोबल स्टेज पर मजबूती से स्थापित हो रही है। साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि रक्षा क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभी 2 दिन पहले एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही डिसाइसिव डिसीजन लिया गया है, जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इस देश में एरोस्पेस सेक्टर को एक डेप्थ और एक नई हाइट प्रदान करेगा। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। यह निर्णय मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करने का उसे मौका मिलेगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश की जनता ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा, समझा और उसे महसूस किया है। आज यह साबित हो चुका है कि मेक इन इंडिया भारत की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाज़ा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाज़ा, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पॉन्स दोनों को रीडिज़ाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है।
पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूँ, भारत ही हूँ, मैं वापस आऊँगा। और वापस आया हूँ, मैं भारत ही हूँ, मैं वापस आया हूँ, यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। साथियों, जब मैं मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूँ तो मेरी बात सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए एक डेवलपमेंट हब बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया की अधिकांश बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय ओरिजिन के लोग बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। जैसे जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, वैसे ही भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी दुनिया में जब स्थापित होगी तो उसके बाद हम जब एक पेन भी बनाएंगे तो उसकी ब्रांडिंग हम इंडियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित कहकर कर सकेंगे। यानी मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में बनी हर चीज़ पर प्रीमियम होगा, जैसे कभी मेड इन जापान का होता था। यह हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। साथियों, यह हम सबका अनुभव है। हमने देखा भी है कि अगर सरकार और इंडस्ट्री एक साथ मिलकर चलें तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता है, यानी सब कुछ संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में आज भारत सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रहा, बल्कि प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी बन गया है और उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है। और जब दुनिया हमें हाई एंड डिफेंस सिस्टम्स के लिए अप्रोच करती है तो यह सिर्फ मार्केट इंडिकेशन नहीं होता है, बल्कि यह भारत की कैपेबिलिटी का सम्मान होता है। साथियों, आज इंडियन इंडस्ट्री ने देश के भविष्य की दिशा तय करने का जो मंच तैयार किया है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझे लगता है कि भारतीय इंडस्ट्री आज भारत के कलेक्टिव एस्पिरेशंस की भी संवाहक है। आज हम एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहां गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के कॉमन इफर्ट्स और सिनर्जी ही भारत को अगले डिकेड की वैश्विक महाशक्ति बना सकता है। साथियों, आज के समय में किसी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन केवल उसके इकोनॉमिक इंडेक्स जैसे जीडीपी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट के आंकड़ों से ही नहीं होता है। दुनिया अभी देखने लगी है कि कोई देश अपने नागरिकों और वैश्विक समुदाय में कितना भरोसा जगा सकता है। क्या उसके लिए अपने देश की संस्थाओं, उसकी नीति और उसकी दिशा पर विश्वास करते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस देश को स्टेबल, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल माना जाता है या नहीं? यही वह मापदंड है जो आज के युग में एक राष्ट्र को महान बनाता है। लेकिन साथियों, यह भरोसा अचानक नहीं होता है। यह किसी नारे, घोषणा पत्र या विज्ञापन से नहीं पैदा होता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है। अब जब किसी देश को यह आत्मविश्वास होता है कि वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है,
अपने नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर कर सकता है और भविष्य की अनसर्टेनिटीज के सामने स्थिर रह सकता है, तभी एक सच्चा टिकाऊ विश्वास जन्म लेता है। राष्ट्र का मनोबल तभी ऊंचा रहता है जब उसे पता हो कि उसका आज भी सुरक्षित है और आगे आने वाला कल भी सुरक्षित है। इन सब को देखते हुए साथियों, सरकार ने पॉलिसी क्लैरिटी, इंडियनाइजेशन, इकोनॉमिक रेजिलियंस और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी दी है। लेकिन इन इफर्ट्स की सफलता तभी इंश्योर हो सकती है जब आप सभी स्टेक होल्डर्स, इनोवेटर्स, इंटरप्रेन्योर्स, मैन्युफैक्चरर्स इस नेशनल मिशन में पुरजोर भागीदार बने। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें, इंडिया फर्स्ट न केवल हमारा नारा हो बल्कि हमारी रणनीति और हमारी कार्य संस्कृति, हमारी वर्क कल्चर की यह आत्मा भी बने। साथियों, सीआईआई की यह गैदरिंग देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। मेरा मानना है कि अगर हमें भारत को 2047 तक एक पूर्णतया विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। इसमें कहीं भी दो मत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रहने वाली है। साथियों, आज आवश्यकता है कि इंडियन इंडस्ट्री भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर एक ऐसे इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन पर विचार करे जिसमें प्रोडक्शन के आम फैक्टर्स के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल गोल्स और नेशनल स्ट्रेंथ का भी एक उचित स्थान रहे। आत्मनिर्भरता का हमारा नारा एक इकोनॉमिक पॉलिसी तो है ही, यह एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है। साथियों, सीआईआई के इस महत्वपूर्ण मंच से आज मैं भारतीय इंडस्ट्री से अपील करता हूं कि कंपनी इंटरेस्ट तो स्वाभाविक है, किसी को देखना चाहिए, आप देख ही रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट भी आप देखते ही हैं, लेकिन अब आप नेशनल इंटरेस्ट पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, उस पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत होगी। इसे अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ तो कंपनी इंटरेस्ट सिक्योर करना आपका कर्म है, तो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना आपका धर्म है। क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण उसके सभी सेगमेंट्स हैं, सभी सेगमेंट्स का यह धर्म है। जैसा कि आपने, अब उसकी चर्चा नहीं करूंगा, छोड़ देता हूं। मैं ले जाना चाहता था ऑपरेशन सिंदूर की तरफ, लेकिन मैं नहीं ले जाऊंगा, वो कभी होगा तो देखेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भारत एक तरफ आर्थिक सफलता की सीढ़ियों पर तेजी से बढ़ते हुए आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर उभरा है और जल्द ही यह तीसरी बड़ी इकॉनमी के रूप में नजर आएगा। पर साथ ही आज के हमारे चैलेंजेस भी लगातार बड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि सीआईआई जैसी संस्था का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरा देश आपको और भारतीय इंडस्ट्री को एक विशेष उम्मीद, और केवल उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ देख रहा है। साथियों, मेरा मानना है कि सीआईआई इस विषय पर अपना ध्यान अनिवार्य रूप से दे भी रहा है, और मैं देख रहा था कि इस समिट में आप लोग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, एआई इकोसिस्टम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजिटल एज जैसे कई अलग अलग डायमेंशंस पर सेशंस भी आप आयोजित कर रहे हैं। या आपके कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक और नेशनल इंटरेस्ट पर काम करने का आपका जो रिजॉल्व है, उस रिजॉल्व को यह दर्शाता है। मैं आपके द्वारा आयोजित इस समिट की सफलता की कामना करता हूं और एक बार फिर से आप सबको अपनी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
Ladies and gentlemen, on behalf of the Indian industry, CII, would like to felicitate Honorable Raksha Mantri to express our deep gratitude and admiration for his leadership and his commitment to a secure, sovereign, and future-ready India. May I now request Mr. Sanjeev Puri, President CII, to present a memento to Honorable Raksha Mantri.